स्वागत है दोस्तों आपके अपने चैनल ऑन स्टडी क्लास पर। मैं आज आप लोगों को एक और क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। श्रमिक संघ से आप क्या समझते हैं, इसके प्रमुख कार्यों का विवेचन करें, आर्थिक विकास में इसकी क्या भूमिका होती है। तो देखिए, ये श्रमिक संघ या तो आपको टिप्पणी लिखने में भी आ सकते हैं, इसलिए आपको कुछ क्वेश्चन को ज़्यादा याद रखनी है ताकि उसमें से कुछ क्वेश्चन को आप टिप्पणी में भी लिख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले समझते हैं श्रमिक संघ क्या है। तो जैसे ही पता चलता है क्वेश्चन है सही कि श्रमिक संघ मतलब श्रमिकों का संघ यानी कि संगठन को ही हम क्या कहेंगे, श्रमिक संघ। परंतु ये संगठन किसी उद्देश्य से बनाया जाएगा, जैसे कि उसकी मजदूरी को निर्धारित करने के लिए, उसकी आर्थिक विकास करने के लिए, उनकी स्थिति को सुधारने के लिए। तो इस प्रकार से जो संगठन बनाए जाएंगे वही श्रमिक संघ कहलाएंगे। ठीक है, तो इसके हम कार्य को देखेंगे और इसकी भूमिका को समझते हैं। तो श्रमिक संघ श्रमिकों का वो ऐच्छिक संगठन है जो उनके वेतन में वृद्धि कराने तथा उनकी अन्य दशाओं को सुधारने के लिए प्रयत्नशील है। सिडनी तथा वेब के अनुसार श्रम संगठन श्रमिकों का एक अस्थायी संगठन है जो कि उनके श्रमिक जीवन की क्रियाओं को बनाए रखने तथा सुधारने का उद्देश्य रहता है। बीबी गिरी के शब्दों में श्रम संगठन श्रमिकों द्वारा अपने आर्थिक हितों की सुरक्षा तथा सुधार हेतु बनाए जाते हैं। सिवर्निक के अनुसार श्रम संघ एक ऐसा संगठन है जिसका मुख्य ध्येय कर्मचारियों तथा मालिक के आपसी संबंधों का नियमन करना है। अगला जो है वो है श्रम संघ के उद्देश्य। क्या है श्रम संघ के उद्देश्य? श्रम संघ का उद्देश्य श्रमिकों में एकता उत्पन्न करके उनकी दिशाओं में क्या करते हैं, सुधार लाते हैं, उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाते हैं। व्यक्तिगत श्रमिक दुर्बल होने के कारण अपने हितों की रक्षा करना नहीं कर सकता है, परंतु एक सूत्र में बंधकर वह शक्तिशाली उद्योगपति का भी मुकाबला कर सकता है। अतः श्रम संघ श्रमिकों का उचित मार्ग प्रदर्शन करके उनमें एकता की भावना जागृत करके उनके सामाजिक, आर्थिक और नैतिक जीवन का विकास करते हैं। तो श्रम संघ के निम्नलिखित कार्य क्या हो सकते हैं? तो एकता की भावना विकसित करना। श्रम संघ का पहला कार्य यह है कि वह श्रमिकों में परस्पर बंधुत्व एवं सहयोग की भावना का विकास करके उन्हें संगठित करता है। अगला, श्रमिकों की नौकरी की सुरक्षा का विश्वास दिलाना। श्रम संघ श्रमिकों को नौकरी दिलवाता है तथा सुरक्षित रहने का विश्वास दिलाता है। उचित वेतन दिलाना। श्रमिक और उनके अधिकारियों में सहयोग की भावना उत्पन्न करके श्रम संघ श्रमिकों को उचित वेतन दिलवाने में भी सहायक होते हैं। कार्य क्षमता में भी वृद्धि होता है। श्रम संघ श्रमिकों की काम करने की दशाओं में सुधार करके उनकी कार्य क्षमता में वृद्धि करने का भी प्रयास करते हैं। वैधानिक सलाह देना। श्रमिक संघ अपने सदस्यों को आवश्यकता पड़ने पर वैधानिक सलाह भी देते हैं। कल्याणकारी कार्य करना। आजकल हड़तालों की अपेक्षा श्रम संघों द्वारा कल्याणकारी कार्य को अधिक महत्व दिया जाने लगा है। अतः श्रमिक संघ श्रमिकों के लिए रचनात्मक कार्य करते हैं, जैसे बीमारी व मुसीबत के समय आर्थिक सहायता करना, शिक्षा का प्रबंध करना, मनोरंजन के साधन जुटाना, डॉक्टर व औषधियों की व्यवस्था करना, कोष स्थापित करना। श्रमिक संघ अपने सदस्यों की बीमारी एवं अन्य मुसीबतों की सामना करने के लिए कोष की स्थापना करता है। योजनाएं बनाना। श्रम संघ रोग, बीमारी, भविष्य निधि, डॉक्टरी सहायता आदि लाभदायक योजनाओं की व्यवस्था करता है। शांति स्थापित करना। श्रम संघ श्रमिकों में आंतरिक शांति तथा बाह्य शांति स्थापित करने का पूर्ण प्रयत्न करता है। व्यक्तित्व का विकास करना। श्रम संघ ऐसे अनेक कार्य करता है जिनसे श्रमिकों और उनके आश्रितों के सामाजिक, आर्थिक एवं शिक्षा संबंधी जीवन में उन्नति हो। राजनैतिक कार्य करना। श्रमिक संघ श्रमिकों में स्वतंत्रता, आत्मविश्वास तथा अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता उत्पन्न करता है। श्रमिक संघ अपने सदस्यों में लोकतंत्र की भावना जागृत करके उनमें राजनीतिक चेतना उत्पन्न करता है। ब्रिटेन का श्रम दल श्रम संघों का राजनैतिक चेतना का प्रतीक है। तो अब हम लोग देखते हैं कि आर्थिक विकास में श्रम संघों की क्या भूमिका है। तो आर्थिक विकास में श्रम संघ की भूमिका भी देखेंगे और आर्थिक विकास में श्रम संघ कैसे आएंगे, कैसे रहेंगे, जो कि श्रम आर्थिक को विकास कर सकते हैं, तो उसके बारे में जानते हैं। तो एक स्वस्थ एवं मजबूत श्रमिक संघवाद का अल्प विकसित देश की आर्थिक विकास में काफ़ी योगदान होता है।
श्रमिक संघ आर्थिक विकास के लिए बनाई गई योजना की सफलता में महत्वपूर्ण सहयोग दे सकते हैं। इसके अलावा दूसरे बहुत से काम भी है जो श्रमिक संघ किसी अल्प विकसित देश की आर्थिक प्रगति के हित में कर सकते हैं। प्रोफेसर लुईस ने आर्थिक विकास के 3 प्रधान कारण बताए हैं। आर्थिक क्रिया, बढ़ता है हुआ ज्ञान तथा बढ़ती हुई पूंजी। उनके अनुसार आर्थिक क्रिया का आशय उस प्रयत्न से है जो एक दिए हुए प्रयास या साधन की उत्पत्ति बढ़ाने अथवा एक दी हुई उत्पत्ति की लागत को घटाने के लिए किया जाए, किंतु उत्पादन बढ़ाने या लागत घटाने की संभावना लोगों की कार्य करने की योग्यता एवं तत्परता पर निर्भर करती है तथा एक दिए हुए प्रयत्न की लागत घटाने के लिए किया गया प्रयत्न स्वयं भी बहुत सीमा तक कई मनोभावनाओं पर निर्भर है। जैसे कि क्या कार्य करने वाले लोग अपने कार्य में कोई अरुचि अनुभव करते हैं या लागतों में कमी करने के उपाय ढूंढने के लिए उत्सुक है। प्रोफेसर लुईस के अनुसार मनुष्य तब तक प्रयत्न नहीं करता है जब तक कि उन्हें अपने प्रयत्न का फल स्वयं को या उन व्यक्तियों को जिनके दावे वे मानते हैं मिलने का आश्वासन न हो। ठीक है, इस प्रकार काम करने वाले लोगों में आशा और विश्वास आर्थिक विकास के लिए उतना ही आवश्यक है जितना कि देश की वास्तविक पूंजीगत संपत्ति के भंडार में वृद्धि होना। एक मजबूत श्रमिक संघ आंदोलन की मौजूदगी ही जो सामूहिक सौदेबाजी एवं अन्य उपायों द्वारा श्रमिक के हित की सुरक्षा करे। सामूहिक सौदेबाजी मैं बता चुका हूँ, अगर नहीं देखे तो उसको भी देखेंगे, ये भी इम्पोर्टेंट है ना। उसे बढ़ाने के योग्य हो, श्रमिक में काफ़ी आशा और विश्वास उत्पन्न कर सकेगी तथा उनके दिमाग से यह विचार निकाल देगी कि उनका शोषण किया जा रहा है। एक विकासशील अर्थव्यवस्था में तकनीकी, प्रशासनिक एवं सामान्य सभी तरह के निपुणताओं और ज्ञान की बढ़ती हुई पूर्ति बहुत ही अधिक महत्व रखती है। तेजी से विकास के लिए यह आवश्यक है कि श्रमिकों को बेहतर काम करने तथा नई विधियां सीखने के लिए अच्छी तरह से प्रशिक्षित किया जाए। पर्याप्त शिक्षण सुविधाओं को कमी तथा बहुत गरीबी के कारण अल्प विकसित देशों में अधिकांश जनसंख्या को प्रारंभिक शिक्षा भी नहीं मिल पाता है। इसलिए यह देशों में वयस्कों के लिए मूल शिक्षा का महत्व भी किसी तरह कम महत्व नहीं रखता है। हम सब यह अच्छी तरह से जानते हैं कि आधुनिक उद्योग में जिस तरह से श्रमिकों की आवश्यकता होती है, उनके न मिलने से एशियाई देशों के औद्योगिकरण में बड़ी बाधा आई है। जहाँ तक कि मूल शिक्षा की विस्तार तथा निरक्षरता के विरुद्ध लड़ाई का संबंध है, श्रमिकों संघों द्वारा समुचित रूप से संगठित और चलाए गए शिक्षा कार्यक्रम अन्य संस्थाओं द्वारा आयोजित इस प्रकार के कार्यक्रमों की अपेक्षा ज़्यादा श्रमिक आकर्षित कर सकते हैं तथा इन्हें उनसे अधिक सहयोग भी प्राप्त होगा। एक बार श्रमिकों की शिक्षा में रुचि उत्पन्न हो जाएगी तो फिर इस दिशा में बहुत सफलता प्राप्त हो सकती है। जैसा कि मैं पहले ही बताया हूँ कि शिक्षा की ओर ध्यान देना बहुत आवश्यक है। अगर शिक्षा नहीं है तो कुछ भी संभव नहीं है। निसंदेह व्यावसायिक शिक्षा के संबंध में श्रमिकों संघ के अल्प विकसित देशों में ऐसी जिम्मेदारी उठाने में अपने थोड़ी साधनों के कारण बहुत कठिनाई अनुभव होगी। फिर भी वह यदि सरकार या उद्योग जो ऐसी योजनाएं इस दिशा में चलाते हैं उनके सहयोग के लिए प्रयत्न करें तो संभवतः यह श्रमिकों को ऐसे कार्यक्रमों में नियमित एवं सक्रिय भाग लेने के लिए उत्साहित कर सकेंगे। इसके अलावा उद्योग के अंदर उत्पादन योग्यता को बढ़ाने के कार्यक्रमों में श्रमिक संघ प्रत्यक्ष रूप से भाग ले सकते हैं। वे श्रमिकों को कच्चे माल की बर्बादी कम करने तथा कार्यभार के बेहतर बंटवारे और साधारण तकनीकी सुधार के द्वारा कुशलता बढ़ाने के व्यवहारिक उपाय बता सकते हैं। इस संबंध में मॉरिस डॉब का कहना है कि रूस में स्टाखानोव आंदोलन, जिसने इस देश के नियोजन के सफल बनाने में बहुत योग दिया था, बहुत सीमा तक श्रमिकों के स्वभाजन पर निर्भर था, जो कार्य के बेहतर बंटवारे और उनके द्वारा सुझाए साधारण तकनीकी आविष्कारों के द्वारा उत्पादकता बढ़ाने एवं लागत घटाने के संबंध में हुआ था। इस तरह श्रमिकों के स्वाभाविक नेता के रूप में श्रमिक संघ संयुक्त उत्पादन समितियों, कार्य परिषदों आदि को जो उत्पादन कुशलता के सुधार में श्रमिकों को भाग लेने का साधन है। वास्तविक रूप से
प्रभावशाली यानी प्रभावशाली बना सकते हैं, क्योंकि वे श्रमिकों को विभिन्न सुधारों के बारे में गंभीरतापूर्वक सोचने के लिए उत्साहित कर सकते हैं और उन्हें अपने विचार व्यवस्थित तथा संक्षिप्त रूप से प्रस्तुत करने में मदद दे सकते हैं। जहां तक कि पूंजी निर्माण का संबंध है, श्रमिक संघ छोटी बचत योजनाओं में सहायता एवं बढ़ावा दे करके राज्य की बहुत मदद कर सकते हैं। सड़क निर्माण और ऐसी दूसरे प्रोजेक्ट के लिए ऐच्छिक श्रमिकों दलों का संगठन कर सकते हैं तथा यदि आवश्यकता हो तो अनिवार्य बचत योजना के लिए श्रमिकों को अपने बोनस या मजदूरी वृद्धि का एक भाग सरकारी बांडों में लगाने के लिए राजी कर सकते हैं। अल्प विकसित अर्थव्यवस्था वाले देश के आर्थिक विकास में श्रमिक संघ एक दूसरे तरीके से भी मदद कर सकते हैं। वे ऐसा श्रमिकों को औद्योगिक जीवन से समन्वय एवं अपनापन की भावना पैदा करने में मदद देकर कर सकते हैं। यह तो स्पष्ट है कि औद्योगिक श्रमिक वर्ग का एक बहुत बड़ा अनुपात अल्प विकसित देश में अभी भी अपने उदय पृष्ठभूमि तथा दृष्टिकोण के संबंध में ग्रामीण समुदाय का है। अनुशासन, नियमितता, वरिष्ठ कर्मचारियों और साथी श्रमिकों के साथ संबंध और वास्तव में सारा कार्य वातावरण गाँवों में धकेले हुए श्रमिकों के लिए बिल्कुल नई बात है, जिससे वे अपने को एक अनजानी जगह में बसा हुआ महसूस करते हैं। कारखाने से बाहर का वातावरण भी उनके लिए पराया मालूम होता है। श्रमिकों के औद्योगिक जीवन में समायोजन की यह कमी आर्थिक विकास के लिए बहुत खतरनाक है। तो देखिए, ये क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है, तो आप लोग इसको देखते रहेंगे, सुनते रहेंगे ध्यान से, ठीक है। मैं फटाफट इसको आपको सुना देता हूँ। क्योंकि उसके लिए एक अनुशासित एवं लगभग अस्थायी श्रमिक वर्ग का होना आवश्यक है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन की एक रिपोर्ट में संकेत दिया था कि श्रमिक संघ एक नए औद्योगिक समाज को कायम करने और ग्रामीण समाज में भर्ती किए गए रंगरूटों और औद्योगिक जीवन के साथ घुलने मिलने में सहायता देने का एक प्रभावशाली साधन है। इस तरह के समायोजन के लिए श्रमिक संघ शिक्षा एवं मनोरंजन में मिले जुले केंद्र खोल सकते हैं, जो कि ग्रामीण को नए जीवन के आदर्शों और आवश्यकताओं से परिचित कराने के साथ साथ ग्रामीण समाज में मिलने वाले मनोरंजन के साधनों को स्थापना भी प्रदान करेंगे, जिसके लिए उन्हें यूनियन अन्न के चंदे के अलावे अन्य कुछ भी नहीं देना होगा। श्रमिक संघ सरकारी गृह समितियां भी स्थापित कर सकते हैं। इस तरह से श्रमिकों को अपने लिए स्वस्थ एवं अच्छे घर बनवाने में समर्थ बना सकते हैं। इसी तरह दूसरे कल्याणकारी उपायों द्वारा भी श्रमिकों के संघ इस तरह के समायोजन को सुविधाजनक बना सकते हैं। इस प्रकार एक अल्प विकसित अर्थव्यवस्था को आर्थिक विकास में श्रमिक संघों का योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है। 1971 में एशियाई श्रम संघ मंत्रियों के सोयूल दक्षिण कोरिया में हुए सम्मेलन में एशियाई क्षेत्र के आर्थिक विकास में श्रमिक संघ की भूमिका पर विचार करते हुए इस बात पर जोर दिया गया है कि श्रमिक संघ और सेवायोजकों के संगठनों को विकास की क्रिया में अपनी सामाजिक जिम्मेदारी को महसूस करते हुए अपने वर्गीय हितों दौरान बदलती हुई हितों के साथ तालमेल रखने की कोशिश करनी चाहिए। श्रमिकों के हितों को बढ़ाने के प्रयासों के दौरान बदलती हुई सामाजिक जरूरतों के मुताबिक स्वयं को समायोजित करके ही श्रमिक संघ रचनात्मक उद्देश्यों को पूरा करने के एक साधन हो सकते हैं। इस प्रकार श्रमिक संघ आर्थिक विकास की कोशिश में एक महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं। तो इस तरह से आप लोगों ने देखा कि किस तरह से औद्योगिक विकास में इसकी भूमिका होती है और किस तरह से ये श्रम संघ आंदोलन है और इसका विकास किस तरह से कर सकते हैं, उसके बारे में डिटेल जाने हैं। तो आप लोगों से आशा करते हैं कि आप लोग इसको बस एक दो बार ज़रूर देखेंगे। इसी तरह से यहाँ पर ये भी क्वेश्चन है, इसको भी अगर आप लोग देख के जाएंगे तो अच्छी बात है। जो क्वेश्चन मैं बताया हूँ उसी पर आधारित भारत में है। भारत जैसा कि श्रमिक संघ से आप क्या समझते हैं ना, संगठन से आप क्या समझते हैं, भारत में श्रमिक संघ की उत्पत्ति तथा विकास की विवेचना कीजिए। तो ये थोड़ा बहुत अगर पढ़ लेते हैं तो ठीक है, नहीं तो ये उसी आधार पर आप लिख सकते हैं। परंतु इसमें जो श्रमिक संघ का उदय हुआ है, आंदोलन जो प्रारंभ हुआ है, उस पर सोचने वाली बात है, इसलिए एक बार थोड़ा सा देख लेंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आप लोग अच्छे से एग्ज़ाम देकर आएंगे, आशा करता हूँ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।